पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं आपको सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत किसी भी सिविल सूट के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं वो बताने जा रहा हूं। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखेंगे। कई विद्यार्थियों द्वारा पूछा गया है कि कोई भी जो सिविल दावा लगाया जाता है न्यायालय में वो किन आधारों पर लगाया जाता है। तो जब भी किसी व्यक्ति के कोई अधिकार और दायित्व के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, चाहे वो रुपए पैसे से संबंधित हो, मकान खाली कराने से संबंधित हो, भरण पोषण से संबंधित हो, कोई ज़मीन जायदाद से संबंधित हो, बंटवारे का मामला हो जहाँ हक वगैरह मांगा जाता है या अपना बंटवारा मांगा जाता है, तो ऐसे मामलों में सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने वकील साहब से राय लेकर उस व्यक्ति को मौखिक रूप से बातचीत की जाती है। नहीं जमता है तो नोटिस वगैरह दिया जाता है। गवर्नमेंट पार्टी है तो ATCPC का नोटिस भी दिया जाता है। कोई भी दावे को न्यायालय के समक्ष ले जाने के पूर्व एक लीगल फॉर्मेलिटी नोटिस या सूचना पत्र सामान्यतः दिया जाता है। उस नोटिस का यदि प्रतिवादी या डिफेंडेंट जवाब देता है तो ठीक है, अन्यथा न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किया जाता है। अब जहाँ तक दावा प्रस्तुत करने का प्रश्न है, इसमें एक पक्षकार वादी होता है जो रिलीफ क्लेम करने प्रतिवादी के विरुद्ध सक्षम न्यायालय के समक्ष, जिस न्यायालय को जुरिस्डिक्शन होता है, वो कोर्ट फीस कितनी लगेगी वकील साहब बताएंगे आपको। कॉज ऑफ एक्शन आपका कब उत्पन्न हुआ, न्यायालय में जाने का वाद कारण कब हुआ, न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है, ये सारी चीज़ें वकील साहब देखेंगे। तो इसमें पार्टीज टू द सूट सबसे पहले महत्वपूर्ण है। कौन कौन आवश्यक पक्षकार हैं उनको आपको पक्षकार बनाना होगा नेसेसरी पार्टी के रूप में, चाहे वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो। तो ये पहली चीज़ है। दूसरा, वकील साहब आपके जब आप पूरे फैक्ट्स उनको बताएंगे तो लीगली उसको एग्जामिन करेंगे कि आपका मामला प्रबल है कि नहीं है। उसके बाद प्लीडिंग्स वो लिखेंगे। तो इसमें आपको ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, ऑर्डर 8 इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। फिर कुछ जैसे आपकी डिस्कवरी वगैरह के बारे में है। फिर ऑर्डर 14 है, मैंने अलग अलग इन पर वीडियो चैनल में बनाए हुए हैं। ऑर्डर 14 इश्यूज़ के बारे में, ऑर्डर 6 प्लीडिंग के बारे में, ऑर्डर 7 प्लांट के बारे में, ऑर्डर 8 रिटन स्टेटमेंट के बारे में, ऑर्डर 14 इश्यूज़ के बारे में। इनकी जानकारी होना जरूरी है। अभिवचनों की प्लीडिंग जो होती है, प्लीडिंग शैल मीन्स द प्लांट और रिटन स्टेटमेंट। दावा जो आपका जाएगा वो प्लीडिंग्स के रूप में होगा, स्पेसिफिक प्लीडिंग होंगी। वकील साहब तैयार करेंगे उसको। ऑर्डर 7 में प्लीडिंग्स के लिए प्लांट के किन किन पैरावाइज आपकी होगी, उसमें वेरिफिकेशन डलेगा, आपके दस्तखत होंगे। स्पेसिफिक प्लीडिंग होगी कि आपको कॉज ऑफ एक्शन कब आया, जुरिस्डिक्शन कहाँ है और किस न्यायालय में क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आप अपना मामला किस सिविल सूट के रूप में अधिकार दायित्व के लिए लगा रहे हैं। रिलीफ क्लॉज भी होगा। फिर उसके बाद न्यायालय के समक्ष आप अपना दावा प्रस्तुत करेंगे। न्यायालय का अधीक्षक उसको एग्जामिन करेगा। एग्जामिन करने पर यदि वो सही पाता है, कोर्ट फीस वगैरह प्रॉपर है, सही न्यायालय में सही प्लीडिंग के साथ प्रस्तुत हुआ है, वेरिफिकेशन ठीक है, तो वो एक केस के रजिस्टर जो कि कोर्ट में रहता है, जनवरी टू दिसंबर इसका रजिस्टर का दायरा रजिस्टर या इंस्टीट्यूशन रजिस्टर कहा जाता है, उसमें वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर PF वगैरह पटाने के बाद कभी कभी पहले भी साथ में दावे के आप इस तरह की पार्टीज़ जो भी हैं डिफेंडेंट के रूप में, प्रतिवादीगण के रूप में, तो उनके लिए रजिस्टर्ड लिफाफे आप देते हैं। साधारण रूप से भी रजिस्ट्री का ऑर्डर हो सकता है, स्पीड पोस्ट से हो सकता है, मेल से भेजा जा सकता है, कुरियर से भेजा जा सकता है, या यदि सर्विस डिफेंडेंट पर सामान्यतः नहीं हो पाती किसी भी मोड के द्वारा, तो उसमें ऑर्डर 5 रूल 20 CPC के तहत सब्सटीट्यूटेड सर्विस लोकल न्यूज़पेपर में न्यायालय की अनुमति से परमिशन लेकर आप करा सकते हैं। स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञप्ति दी जाएगी। यदि सर्विस होने के बाद इनमें से किसी भी मोड के द्वारा भी अगर डिफेंडेंट न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, चाहे वो स्वयं पक्षकार के रूप में उपस्थित हो या अपने अधिवक्ता को वकालतनामे के जरिए भेजता है, उसके बाद उसको जवाब दावे के लिए समय दिया जाएगा। 30 दिवस का समय दिया जाएगा। उसके बाद कोर्ट चाहे तो 90 दिन तक का लास्ट अंतिम समय दे सकती है अपने डिस्क्रिप्शन के अनुसार। कोई डिले है तो वो डिले कंडोनेशन की एप्लीकेशन लगेगी, रिकॉर्ड पर WS आ जाएगा, प्लेंटिफ को उसकी कॉपी दिलाई जाएगी। दोनों पक्षों की प्लीडिंग्स के आधार पर स्पेसिफिकली या तो उसमें एडमिशन होगा या डिनाइल होगा, और दोनों की प्लीडिंग के आधार पर कोर्ट उसमें इश्यूज़ ऑर्डर 14 रूल 5 के तहत बनाएगी। इश्यूज़ ऑफ फैक्ट हो सकता है, इश्यूज़ ऑफ लॉ हो सकता है। उदाहरण के तौर पर A ने जैसे किसी को प्लॉट B को बेचा और B ने
फिर ए ने सी को भी भेज दिया। तो दोनों का जब ज़मीन पर कब्जा लेने गए, कन्वेंस डीड वगैरह थी, पुलिस में भी रिपोर्ट हुई बी और सी को बेचने की। तो इसमें एक ही गलती है कि उसने पहले बी को बेचा और सी को भी बेचा। तो बी और सी ए के ऊपर केस कर सकते हैं कि साहब इनने दो लोगों को, हम लोगों को प्लॉट ए ने बेचा। उसमें सी भी नेसेसरी पार्टी है, प्रॉपर पार्टी है। और इस तरह डिफेंडेंट नंबर में ए और बी, ए भी पक्षकार है, बी और सी भी पक्षकार है। ए के खिलाफ निर्णय इसमें कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। इस तरह इश्यूज बनेंगे प्लेंटिफ के रूप में। जिसने भी दावा लगाया है, यदि बी ने लगाया है तो बी को पहले प्लेंटिफ एविडेंस देनी होगी, फिर उस पर ए और सी के अधिवक्ता भी जिरह करेंगे। इस तरह सिविल मामले में प्लेंटिफ पर यह प्रमाण भार होता है कि मामला न्यायालय के समक्ष वैध और विश्वसनीय साक्ष्य से प्रमाणित करे, अपने ओरल एविडेंस दे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे और क्या रिलीफ मांगा है उसको सिद्ध करे। तो जब वादी अपने साक्ष्य के द्वारा मामले को न्यायालय के समक्ष प्रमाणित कर देता है, जो भी उसके और मौके के कोई गवाह हैं, मौखिक हैं, दस्तावेजी साक्ष्य हैं, तो उनको एग्जिबिट वगैरह साक्ष्य के दौरान किया जाता है। उस पर सामने वाली पार्टी नेचुरल जस्टिस के तहत जिरह करती है। उसके बाद प्लेंटिफ की एविडेंस क्लोज होती है। फिर डिफेंडेंट बचाव अपनी साक्ष्य देता है, जिस पर वादी का अधिवक्ता जिरह करता है। दोनों के एविडेंस क्लोज होने के बाद ओरल या रिटन सबमिशन आर्गुमेंट के रूप में न्यायालय के समक्ष रखा जाता है। न्यायालय दोनों के ओरल और लिखित जजमेंट देने के पूर्व जो भी बहस है वो सुनने के बाद रिजर्व फॉर ऑर्डर करते हैं और करीब 15 दिन के अंदर कोई निश्चित तारीख पर अपना निर्णय सुना देते हैं। निर्णय जिसके भी पक्ष में गया, यदि रिलीफ दिलाया गया है तो फिर वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए कोशिश करता है। ऑर्डर 21 डिक्री के लिए दी गई है। फिर न्यायालय उस डिक्री होल्डर के पक्ष में, जजमेंट डेटर के अगेंस्ट अपना निर्णय, एक अलग से मिसलेनियस फाइल खोली जाती है, वो कार्यवाही करती है। इस तरह मैंने एक संक्षेप में ये आपको प्रक्रिया, एसेंशियल्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सिविल सूट क्या होते हैं, प्लीडिंग आपकी स्पेसिफिक होनी चाहिए, क्या आप चाहते हैं, कब आपने नोटिस दिया, कब आपको कॉज ऑफ एक्शन आया, कब आपको जुरिस्डिक्शन आया, और पूरी प्लेंट को ढंग से एग्जामिन आपके वकील साहब करेंगे। नेसेसरी पार्टी बनाई गई है कि नहीं, जो कि न्यायालय में दावे को आगे चलाने के लिए आवश्यक हैं। दोनों पक्षकार प्लीडिंग्स ठीक हैं कि नहीं है, प्लीडिंग जो है वो सपोर्टेड बाय एफिडेविट वेरीफाई है कि नहीं है, वेरिफिकेशन क्लॉज सही है कि नहीं। किसी भी सूट के लिए कॉज ऑफ एक्शन, जुरिस्डिक्शन, ये सब चीज़ें देखी जाती है। प्रॉपर कोर्ट फीस है कि नहीं है, मैटर में जुरिस्डिक्शन है कि नहीं उस कोर्ट को, सब्जेक्ट मैटर कॉज ऑफ एक्शन एराइज हुआ है कि नहीं, तब वो रिलीफ क्लेम के लिए न्यायालय के समक्ष दावा लाया जाता है। तो मैंने ये संक्षेप में आपको सिविल सूट के लिए एसेंशियल ऑफ एलिमेंट क्या क्या हैं ये बताया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, दोस्तों, मित्रों, परिचितों को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल से जुड़े रहें। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक यूट्यूब पर चैनल अर्चना आरटी आपके नाम से है। कृपया अभी तक यदि उस चैनल पर नहीं आए तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस देखें, वीडियोस अच्छे लगें तो उसको लाइक शेयर करें। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।